नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा, ये एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, उस पर आधारित होगा। इन दोनों से परीक्षा में प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं, महान्यायवादी के बारे में चर्चा करते हैं। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये हिंदी में ही ऐसे अटॉर्नी जनरल लिख कर आ जाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ महान्यायवादी ही पढ़े हैं, अटॉर्नी जनरल नहीं जानते हैं, तो आप लोग प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। तो दोनों को जानना चाहिए। ठीक है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल एक ही होता है। देखिए, महान्यायवादी जो होता है, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। समझ रहे हैं ना, लॉ ऑफिसर भारत सरकार का सबसे बड़ा या सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। ओके, और देखिए, इसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, लेकिन आप लोग अभी यही जानिए कि इसकी नियुक्ति के लिए वही योग्यताएं जरूरी हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रमुख शक्तियों एवं कार्य को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख कार्य होता है कि यह भारत सरकार या राष्ट्रपति को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, विधि या कानून संबंधी या लॉ संबंधी विषयों पर यह सलाह भारत सरकार को देता है। और यह भारत सरकार की तरफ से सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। एक प्रकार से कहें तो यह भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, भारत सरकार का यह वकील होता है। ओके, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में यह भाग ले सकता है। भाषण देने का अधिकार है इसको, लेकिन ये मत नहीं दे सकता है। ध्यान रखिएगा, यह संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, किंतु मत देने का अधिकार इसको नहीं है। ठीक है, तो ये महान्यायवादी के बारे में हो गई। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। यह भी महत्वपूर्ण है, इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को अंग्रेजी में कैग कहते हैं। CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, दोनों का, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। यह भारतीय लेखा विभाग का मुखिया होता है और लोक वित्त का संरक्षक होता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होता है और यह देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, दोनों स्तरों पर ये देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। ओके, इसकी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ भी इसको राष्ट्रपति ही दिलाता है और त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है। तो तीनों कार्य इसके राष्ट्रपति करवाता है। इसका कार्यकाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हो गई। और इसके अलावा देखिए, अब इसके कार्य और शक्तियां के बारे में जहां तक बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भारतीय लेखा विभाग का मुखिया और लोक वित्त का संरक्षक होता है। तो ये भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारों के आय व्यय की लेखा परीक्षा करता है। इसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा अपने अपने मंडलों में ये उसको रखवाता है।
ठीक है, कुल मिलाकर यह वित्त संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसको ये करता है। ओके, तो हालांकि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता दिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग यम लक्ष्मीकांत से इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और मैं वही प्रेफर करूंगा। देखिए, आपको बुक पढ़ना है तो ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, ठीक है, और इससे ऑथेंटिक बुक कोई ही नहीं है, ये सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।